नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे सीडीपी की। जो सीटेट में सीडीपी का पेपर आता है, बाल विकास का पेपर आता है। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, जो सीटेट का पेपर होता है वो लॉजिकल होता है। और देखो, उसमें हमें आवश्यकता होती है हर क्वेश्चन को समझने की, क्योंकि सीटेट की जो परीक्षा होती है उनको कोई मदारी नहीं चाहिए, उनको एक शिक्षक चाहिए। और जो सीटेट के क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल एकदम से लॉजिकल होते हैं और आपको जो है उनको समझना होता है। तो मैं यहाँ आपको एक बात बताना चाहता हूँ। यहाँ मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं जो एक पॉजिटिव बातें होती हैं और वो आपका आंसर होती है। ये जो मैं वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ आपके लिए, ये एक ऐसा प्रयास है कि कहीं ना कहीं आपको बहुत इसका फायदा होगा और आप परीक्षा में बहुत अच्छा कर पाओगे। तो देखो, जो ये मैंने लिखे हैं, जो ये मैंने शब्द लिखे हैं, जो भी मैंने, तो ये जहां भी जिस ऑप्शन में भी आपको दिखाई दे वो आपका उत्तर होता है। और ऐसा होने पर मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए, सभी पेपर में 15-15 नंबर की पेडागोगी आती है। तो वैसे तो ये सीडीपी की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, जब आप इसको देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं जो 75 नंबर की टोटल पेडागोगी होती है उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा और सीडीपी में आप बहुत अच्छा कर पाओगे। आपको रटना नहीं है, कुछ नहीं करना है। ये सारी की सारी पॉजिटिव बातें हैं, ये सभी पॉजिटिव कॉन्सेप्ट हैं। इसको एक बार देख लीजिए और ये कहीं ना कहीं आपको आंसर में आपके में जरूर होंगे और वही आपका उत्तर होगा। आप चेक भी कर सकते हैं 2011 से 2019 तक की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है। तो देखो, जो धनात्मक बातें हैं, पॉजिटिव बातें हैं, उन्हीं को देखना है हमें अभी। अंत्यक्रिया, अंत्यक्रिया, कहीं भी आपको अंत्यक्रिया दिखाई दे, चारों ऑप्शन में से उत्तर होता है। ठीक है। प्रोत्साहित करना, जब प्रोत्साहित का क्या मतलब है? अध्यापक छात्रों को के साथ संवाद करके, पारस्परिक संवाद करके उनको प्रोत्साहित करता है। कहीं भी आपको प्रोत्साहित करना नजर आता है। जिज्ञासा, जो बच्चा होता है उसकी जिज्ञासा को हमें तुरंत शांत करना चाहिए। जिज्ञासा, बच्चे की जो जिज्ञासा होती है तुरंत शांत करना चाहिए। तो जिज्ञासा जहां भी आपका ऑप्शन में दिखाई दे उत्तर होगा। अनुकरण, बालक बड़ों को देखकर सीखते हैं, घर में माता पिता को, भाई बहन को देखकर सीखते हैं। ठीक है। धैर्य एवं दृढ़ता, जो प्राइमरी का जो अध्यापक होता है उसमें धैर्य बहुत अधिक होना चाहिए। तो धैर्य और दृढ़ता जिस ऑप्शन में हो आपका उत्तर होगा। वैधता, ध्यान केंद्रित करना, संस्कृति, सहयोग, जब हम सहयोग कर रहे हैं, सहयोग, परिवर्तन, बच्चे के अंदर परिवर्तन हो रहा है। तो देखो, ये सभी बातें आपका जिस ऑप्शन में हो आपका उत्तर होती है। विकसित करना, अर्जित करना, समायोजन, तर्क करना, निर्णय लेना, ज्ञान निर्माण, सक्रिय सहभागिता, स्वयं क्रिया करना, यानी कि सक्रिय सहभागिता, बच्चे सक्रिय हैं और एक दूसरे के सहयोग काम कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। स्वयं क्रिया करना, जब भी बच्चा कोई काम स्वयं करता है वो आपका आंसर होता है। कोई बड़ा विकल्प हो, समाज, समुदाय, तो ये हमेशा आपके आंसर होते हैं। और मैं आपको एक बात और बताऊं, बालक की मांग, रुचि, अभिवृत्ति को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। बच्चे की मांग क्या है, बच्चे का इंटरेस्ट क्या है। अभिवृत्ति का मतलब होता है कि हम किसी वस्तु या स्थान के प्रति कैसा सोच रखते हैं, उसको अभिवृत्ति कहते हैं। तो देखिए, ये सभी पॉजिटिव बातें थी, अभी समाप्त नहीं हुई हैं और आपको बस एक बार इन्हें देखिए। ये आपके कहीं ना कहीं आंसर होंगे, ये कहीं ना कहीं आपके उत्तर होंगे। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास आपके लिए है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, आगे पक्षपात, कहीं भी पक्षपात या पूर्वाग्रह, इसका क्या मतलब होता है? देखिए, एक अध्यापक, वैसे तो ये एक तरीके से नेगेटिव बात है, जैसे कि कहीं भी
कोई अध्यापक ने कक्षा में प्रश्न किया एक छात्र से, तो उस पर उस छात्र ने अध्यापक का आंसर नहीं दिया, फिर अध्यापक ने दूसरे छात्र से क्वेश्चन किया, उस छात्र ने भी आंसर नहीं दिया, तो अध्यापक ने क्या काम किया, दूसरे छात्र को कुछ संकेत दे दिए, उसने उत्तर दे दिया, तो इसको हम पक्षपात कहते हैं। जहां इस तरह की स्थिति हो, पक्षपात या पूर्वाग्रह, यह आपका आंसर होता है। रूढ़िबद्धता, वास्तविकता से परे की बात करना रूढ़िबद्धता होती है। वास्तविकता से परे की बात करना कैसे? किसी जाति, धर्म, लिंग भेद, इनसे अलग हटके बात करना। जैसे लड़कियां होती हैं, भाई तुम तो लड़कियां हो, तुम्हारे बस की ये काम नहीं है। यहां भी हम जो है वास्तविकता से परे की बात करते हैं। आज लड़कियां अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष में भी जा रही हैं। सुनीता विलियम्स को ले लीजिए, एक ईवीएस में पूरा चैप्टर है, तो वो भी लिंग भेद को ही चुनौती देता है। तो ये रूढ़िबद्धता कहीं भी आपको नजर आए, आपका आंसर होता है। व्यक्तिक विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस। देखिए, संसार में कोई भी दो प्राणी हो, जीव जंतु हो, एक जैसे नहीं होते। अगर जुड़वा बच्चे भी हैं, हो सकता है शकल में एक हो, परंतु कहीं ना कहीं मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से वो भी अलग होते हैं। तो कहीं भी आपको व्यक्तिक विभिन्नता नजर आए तो वो आपका आंसर होता है। और अध्यापक भी कक्षा में व्यक्तिक विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए ही शिक्षण कार्य करता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिस ऑप्शन में हो वही उत्तर होगा आपका। ये क्या होता है? शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। इसमें शैक्षिक क्षेत्र भी आ जाता है और जो गैर शैक्षिक क्षेत्र होता है वो भी आ जाता है। इसका मतलब क्या होता है? सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए। जो सीखना होता है उसको अवलोकित करना होता है, उसको रिकॉर्ड करना होता है, उसको सुधारना होता है, उस पर बल देता है। ठीक है। विद्यालय, देखो भाई, सबसे अधिक संज्ञानात्मक विकास कहां पर होता है? विद्यालय में होता है। संज्ञान का मतलब क्या होता है? गेटिंग टू नो, जानकारी प्राप्त करना। तो सबसे अधिक जानकारी कहां प्राप्त होती है? संज्ञान का विकास कहां होता है? विद्यालय में होता है। क्योंकि विद्यालय में अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, एक दूसरे से कुछ ना कुछ जानकारी मिलती रहती है। परामर्श, परामर्श का क्या काम होता है? आत्मविश्वास में वृद्धि, आत्मविश्वास में वृद्धि, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है उसमें वृद्धि होती है। इसका मतलब क्या होता है? आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। तो देखो, यहां दो बातें होती हैं, एक तो निर्देशन होता है, एक परामर्श होता है। निर्देशन और परामर्श सुनने में एक जैसे लगते हैं। इसका मतलब क्या होता है? देखो, निर्देशन में दोनों, निर्देशन देने वाला भी, निर्देशन लेने वाला भी आमने सामने होते हैं। परंतु निर्देशन में क्या होता है? केवल बच्चे की समस्याएं सुनी जाती हैं, केवल बच्चे की समस्याएं सुनी जाती हैं, उन्हीं को हल किया जाता है। ये निर्देशन होता है। और इसमें निर्देशन में बच्चा जो होता है वो प्राथमिक होता है और अध्यापक जो होता है वो सेकेंडरी होता है। परामर्श जो होता है, परामर्श में क्या होता है? बच्चे की समस्याओं को हल किया जाता है और अपने पास से 4 बातें भी बता दी जाती है कि आप ये कर सकते हो। तो परामर्श का क्या मतलब होता है? परामर्श का मतलब होता है आत्मविश्वास में वृद्धि। परामर्श का मतलब क्या हुआ? जब मैं आपको काउंसलिंग दूंगा और आप मेरे पास काउंसलिंग लेने आए हो, प्रैक्टिकली बात है, तो आपके जो आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसमें वृद्धि होगी। परिवार जो होता है बालक के सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परिवार का ये काम होता है और परिवार में ही बच्चा पहले पलता है, माता पिता ही उसके अध्यापक होते हैं और परिवार में बालक के सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद है वृद्धि और विकास। जो वृद्धि होती है उसका रूप कैसा होता है? बाहरी होता है। अरे हम बाहर से देख के बता देते हैं कि बच्चा मोटा, भाई बड़े मोटे हो रहे हो, बड़े पतले हो रहे हो, है ना। और ये विकास कैसा होता है? विकास आंतरिक भी होता है और बाहरी भी होता है। तो वृद्धि और विकास कहीं भी आपको नजर आए वो आपका आंसर होगा। उसके बाद देखिए वंशानुक्रम और वातावरण। जो वंशानुक्रम होता है ये क्षमताएं प्रदान करता है और वातावरण जो होता है क्षमताओं को विकसित करता है।
तो आपको वंशानुक्रम और वातावरण जिस ऑप्शन में हो वो आपका उत्तर होता है। वंशानुक्रम से क्षमताएं मिलती हैं, वातावरण से क्षमताएं विकसित होती हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, तार्किक चिंतन एवं समस्या समाधान का विकास। देखो, जहां भी बच्चा तार्किक चिंतन कर रहा है तो तार्किक चिंतन में भी संज्ञानात्मक विकास होता है। कहीं अगर आपसे पता कर ले वो, तो तार्किक चिंतन, ठीक है, हमें बच्चे में तार्किक चिंतन और समस्या समाधान योग्यता का विकास करना होता है। जहां भी इस तरह का हो वो आपका आंसर होगा। अवसर उपलब्ध हो रहे हो छात्र को, वो भी उत्तर होता है। पुनरावृत्ति, अभ्यास, निर्देश, संचालन, अन्वेषण, उत्सुक, पारस्परिक क्रिया, ये सभी पॉजिटिव बातें हैं, ये आपके आंसर होते हैं। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, पेडागोगी में आपके पास 4 ऑप्शन है। कोई व्यक्ति आपसे सलाह लेने आया है, जो भी सबसे अच्छा ऑप्शन है वही उत्तर होगा। आप खुद देख रहे होंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको रटने की जरूरत नहीं है। इन्हीं सब बातों को एक बार आप देखिए। आप, मेरा ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा मैं, आप हो सकता है 30 में से 30 ही करके अच्छे से आओगे, क्योंकि मैं एक प्रयास कर रहा हूँ कि एक ही वीडियो में आपका पूरा साइको हो जाए और आप ये वीडियो एक बार देखें तो आपका कुछ भला हो जाए। तो मैं समझता हूं कि आप बहुत अच्छा कर पाओगे। आगे देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, यदि छात्र प्रश्न पूछ रहा है, ये भी एक पॉजिटिव बात है। यदि छात्र कक्षा में प्रश्न पूछ रहा है तो कक्षा में प्रेरित है बच्चा, ठीक है। छात्र यदि कक्षा में क्वेश्चन करता है तो इसका मतलब क्या है कि छात्र प्रेरित है कक्षा में, ठीक है। कोशिश करना, अगर बालक कोशिश कर रहा है पॉजिटिव बात है। लक्ष्य निर्धारित करना, दृश्य श्रव्य सामग्री, जो ऑडियो विजुअल एड होता है, सुनाई भी दे और दिखाई भी दे, जैसे टीवी हो गया, मोबाइल फोन हो गया और आपका लैपटॉप हो गया, तो दृश्य श्रव्य सामग्री। अगर बच्चा प्रभावित हो रहा है, ये उत्तर होता है। कोई भी व्यापकता, कोई भी विस्तार, जहां भी व्यापकता, विस्तार, ये बातें नजर आए वो उत्तर होते हैं। मैंने लगभग आपसे 43 जो 43 पॉइंट पर बात की, ये सभी पॉजिटिव बातें थी, ये आपके आंसर होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। अब उत्तर होते क्या नहीं है वो देख लीजिए। डांटना, फटकार लगाना, छात्रों को कभी डांटना नहीं चाहिए, फटकार नहीं लगानी चाहिए। और मैं आपसे एक बात और बताना चाहता हूं, जब तुम लोग परीक्षा देते हो तो नहीं है, नहीं है, नहीं है पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो लास्ट में होता है और आप सोचते हो कि ये कुछ और पता कर रहा है, ठीक है, तो लास्ट लाइन को पढ़ना ही पसंद नहीं करते। तो मेरा आपसे सिर्फ एक कहना है कि नहीं वाला क्वेश्चन पे आप अंडरलाइन पहले से कर लें। नहीं, नहीं जहां लिख रहा है उससे पता चल जाएगा ये नहीं है पूछ रहा है या है पूछ रहा है। तो नहीं है, तो जो नेगेटिव चीजें होती है, डांटना, फटकार लगाना, ये कभी आपके आंसर नहीं होते। याद करना, रटना, कंठस्थ कराना कभी उत्तर नहीं होते। दंड देना, बच्चे को दंड नहीं देना चाहिए, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। वैसे जो दंड देना होता है वो जो है प्रभावी होता है कहीं ना कहीं, परंतु दंड नहीं देना चाहिए। क्रम निर्धारित करना, ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। अध्यापक के अनुसार कार्य कभी उत्तर नहीं होता है। अध्यापक के अनुसार कार्य कभी उत्तर नहीं होता है। केवल, मात्र, सिर्फ, ही, मतलब जैसे केवल, ये, जहां मतलब लिमिटेशन, सीमितता नजर आए आपको, कभी उत्तर नहीं होता है। ग्रेड, रैंक, कभी बच्चे को हम ग्रेड नहीं दे सकते, रैंक प्रदान नहीं कर सकते। बच्चों से भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये आपका उत्तर नहीं होता है। सीमितता, तो ये आपकी नेगेटिव बातें थी और लगभग 9-10 नेगेटिव बातें थी और मैंने 43 आपसे पॉजिटिव कॉन्सेप्ट की चर्चा की। देखिए, जो 15 नंबर की पेडागोगी होगी बिल्कुल इसी तरह से होगी। देखो, आप एक बार मेरे कहने से इसको सिर्फ पढ़िए, मैं नहीं कह रहा कि आपको इसको कंठस्थ करना है, याद करना है, वो तो कह रहा, सिर्फ आपको पता चल जाएगा
कि पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। और देखिए, मैं आपसे दावा करता हूं और आपसे वादा भी करता हूं कि आप 30 में से 30 भी ला सकते हो, क्योंकि 15-16 क्वेश्चन तो आपके इन्हीं से ठीक हो जाएंगे। जो मैंने अभी तक आपसे चर्चा की है, ये सब बातें वो है जो बिल्कुल एकदम से पॉजिटिव और नेगेटिव बातें हैं, जो आपको मतलब परीक्षा को हल करने में पूरी तरह से मदद करेंगी। आप 11 से 19 तक के पेपर करके देख सकते हो, तो आपको कहीं ना कहीं इनका बेनिफिट मिलेगा, ये मैं आपसे कह रहा हूं। तो इसलिए आप इसको अच्छे से देखने का प्रयास करो, क्योंकि सीटेट की परीक्षा लॉजिकल होती है। वो मनारी का खेल नहीं होता कि जेब में से उत्तर निकाल दिया कि भाई थार्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया। कभी बात नहीं करते, वो हमेशा बात करते हैं बिल्कुल एकदम से बिल्कुल लॉजिकल बात करते हैं, क्योंकि उनको अध्यापक चाहिए राष्ट्र के लिए। ठीक है, और मैं आपसे मेरा एक प्रयास हुआ है आपके लिए कि एक ही वीडियो में मैं आपको संपूर्ण सीटेट का दे दूं। इसी एक वीडियो में मैं प्रयास यही कर रहा हूं। तो दोस्तों, आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से करिए। अब आगे देखिएगा, मैं आपसे बताता हूं फिर। देखो दोस्तों, अभी तक मैंने आपसे सिर्फ पेडागोगी की चर्चा की थी। पेडागोगी में कौन सी बातें पॉजिटिव होती हैं, कौन सी नेगेटिव होती हैं, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं। आप उनको ध्यान से देखिए, आपको अपने उत्तर मिलने शुरू हो जाएंगे। अब कुछ बातें आगे करते हैं हम, जैसे कि प्रतिभाशाली बालक कौन है, प्रतिभाशाली अध्यापक कौन है, एलसीएफ क्या है, समावेशी शिक्षा क्या है, और बाल केंद्रित शिक्षा क्या है, और प्रगतिशील केंद्रित शिक्षा क्या है। तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पता करते हैं। 4 क्वेश्चन आपको वाइगोटस्की से, कोहलबर्ग से, जीन पियाजे से आ जाएंगे, और बाकी का सामवेगिक बुद्धि है और बहुबुद्धि सिद्धांत है। तो मैं सिर्फ इस वीडियो में उन बातों की चर्चा करूंगा कि आप 28, 29, 30 तक नंबर ले आए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप मेरा ये वीडियो देखिए, देखने के बाद में 11 से 18, 19 तक के पेपर हल करिए, आपको अपने आप उत्तर मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक कौन सा होता है? मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक कौन सा होता है? देखो, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक कौन सा होता है? उसे अपने विषय का गहन ज्ञान हो। नंबर 1 बात, अध्यापक को अपने विषय का गहन ज्ञान होना चाहिए, बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने में पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। उस अध्यापक में इतना ज्ञान हो, मतलब इतना नहीं, अधिक ही हो कि वो अपने विद्यार्थियों की समस्या हल कर दे। स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देनी चाहिए उसको। बालकों को के सामने जब कोई समस्या हो तो बिल्कुल एकदम से स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देनी चाहिए। वो प्रतिभाशाली अध्यापक होता है। आज आप देख लीजिए, अध्यापक कहाँ अध्यापक रहा है? अध्यापक वो होता है जो तुरंत विद्यार्थियों के स्तर तक आ जाए। आज अध्यापक अपने आप को तानाशाह सिद्ध करने की कोशिश करता है, नहीं तो अध्यापक कौन हो? जिसे अपने विषय का गहन ज्ञान हो। आज आप खुद देख लीजिए, हर इंसान साइकोलॉजिस्ट हो रहा है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, हिंदुस्तान के अंदर साइकोलॉजी पढ़ाने वालों की कमी है। साइकोलॉजी नहीं पढ़ाते, कारण क्या है? अध्यापक ही नहीं है साइकोलॉजी वाले। अगर अध्यापक है तो उच्च पदों पर आसीन है, और आज हर आदमी साइकोलॉजिस्ट हो रहा है। आप देख लो, तो वही तो कह रहा हूं ना, उसे अपने विषय का गहन ज्ञान हो। मैं आपको बता रहा हूं, आपकी जिंदगी में कोई भी अध्यापक ऐसा आया होगा जिसमें सारी ये प्रॉपर्टी होंगी, जिसमें ये सारे गुण होंगे। प्रैक्टिकली मैं आपको, जब भी आप पेपर हल करो, प्रैक्टिकली जीवन में उतर जाओ, आपको उत्तर मिलना शुरू हो जाएगा। कैसे? आपकी जिंदगी में कोई अध्यापक ऐसे जरूर मिले होगा जिसे अपने विषय का पूरा ज्ञान हो, और जो अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को मतलब हल कर सके और स्वतंत्र चिंतन की सुविधा दे सके बच्चों को। आप खुद देखिए, उत्तर अपने आप मिलते हैं। कुछ भी आपको न रटने की जरूरत है। आप मेरा ये वीडियो देखिए, मैं वादा करता हूं आप बहुत अच्छा करोगे। उसके बाद देखिए प्रभाव, ये तो था मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक। ठीक है, अध्यापक का काम वो नहीं है आया और पोडियम पर लटक गया,
और बच्चों से कहता है तुम्हारे बस की ये नहीं है, तुम्हारे बस की वो नहीं है। बिल्कुल वो जो एकदम से कम्युनिकेशन कर सके, बच्चों के साथ इंटरेक्शन कर सके, बच्चों के स्तर तक आ सके, वो एक अध्यापक होता है। और अध्यापक में ये मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक में ये क्वालिटी होनी चाहिए। उसके बाद देखिए प्रभावशाली अध्यापक कौन सा होता है। प्रभावशाली अध्यापक होता है अध्यापक का प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। ठीक है, प्रभावशाली अध्यापक कौन सा होता है? जो अध्यापक प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रभावशाली अध्यापक कहते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छे से रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बातों को समझिए, अपने आप उत्तर मिलने शुरू हो जाएंगे। पॉजिटिव जितनी भी बातें हैं वो आपके आंसर होते हैं, जो मैंने पीछे आपसे चर्चा की। और अब भी मैं उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा कर रहा हूं जो आपको परीक्षा में आपको अपने मतलब जो आप हासिल करना चाहते हो वो आपको हासिल होकर रहेगा। आप देख लेना, एक बार वीडियो देख के देखो हमारी। शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तभी वो बच्चों को पढ़ा पाएगा। ठीक है नहीं? तो आज खुद भी देख रहे होंगे, ये जो मनोविज्ञान शाला की स्थापना हुई थी आचार्य नरेंद्र देव ने जो की थी, उनकी संस्तुति पर हुई थी इलाहाबाद में, वो इसीलिए हुई थी। प्रत्येक अध्यापक को मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए ताकि वो बच्चों को निर्देशन दे सके, परामर्श दे सके, बच्चों को आगे बढ़ने के लिए, बच्चों को समझ सके, बच्चों के व्यवहार का अध्ययन कर सके, बच्चों क्या चाहता है वो समझ सके। इसलिए प्रत्येक अध्यापक में बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप खुद देख रहे होंगे हर डाइट में एक मेंटर होता है जो कि मनोविज्ञान का ज्ञान देता है, और मंडलीय मनोविज्ञान शाला के केंद्र भी हैं जो मनोविज्ञान के लिए है, जो मनोविज्ञान का प्रशिक्षण देते हैं, अध्यापक तैयार करते हैं और वो अध्यापक बच्चों को आगे मोटिवेट करते हैं। खैर आगे देखिए, देखो भैया, अध्यापक की दृष्टि से प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। अध्यापक जो होता है, अध्यापक की दृष्टि से अध्यापक का ये मानना है प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। ये तो बात थी, थोड़ा सा मैंने अध्यापक की बात की और मैं समझता हूं कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। प्रभावशाली विद्यार्थी, प्रतिभाशाली विद्यार्थी। देखो, प्रतिभाशाली जो बालक सामान्य से हटके वो विशिष्ट बालक होता है। और विशिष्ट बालक कौन सा? एक प्रतिभाशाली भी होता है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी कौन सा होता है? ये बालक अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। ये कौन होते हैं? ये बालक, बोलो, अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। आज हमारी भारत सरकार भी सबको आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रही है। क्या हमारा सरकार से कोई मतलब नहीं है, हम तो बात प्रतिभाशाली कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सारी दुनिया प्रतिभाशाली होगी, सारा हिंदुस्तान प्रतिभाशाली हो गया, जो सब आत्मनिर्भर बन जाएंगे? नहीं बन सकते। प्रतिभाशाली ही आत्मनिर्भर बनते हैं। बनने के लिए सब बन जाते हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा। कोई अपना व्यवसाय कर लो छोटा मोटा, वो भी आत्मनिर्भर ही है। परंतु देखिए, प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं, बात चली है निर्णय की, वो अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। ठीक है ना? व्यवसाय में तो हो सकता है कोई छोटा काम कर रहा है वो भी आत्मनिर्भर है, तो अपने निर्णय में क्या होते हैं? आत्मनिर्भर। वो अपना जो निर्णय लेते हैं, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, वो आत्मनिर्भर होते हैं। ठीक है। अच्छा, प्रतिभाशाली और कौन से होते हैं? 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक बार में हल करना। 5 पाठ में जो पीछे प्रश्न दिए होते हैं ना, 5 पाठों के अंत में 5 पाठों के प्रश्नों को एक साथ हल करना। अगर बच्चा हल कर रहा है तो प्रतिभाशाली है। इन्हें ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो नियमित विद्यालयों में उपलब्ध नहीं कराए जाते। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, ये जो है नियमित विद्यालय से संतुष्ट नहीं हो पाते, इन्हें एक अलग सहयोग की आवश्यकता होती है। आप देखते रहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ते रहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज ए पार्ट ऑफ द सक्सेस। मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरी इस वीडियो का आपको बहुत ही कहीं ना कहीं लाभ होगा। आप खुद भी देखना, पेपर जो है 28, 29, 30 नंबर तक आराम से ले आओगे। वीडियो मैं आप ही के लिए बना रहा हूं और मैंने बहुत मेहनत की है और मेरा जो है सहयोग किया है पिंकी जी ने, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, अध्यापक की दृष्टि से प्रतिभाशाली बालक वह है जिसमें उच्च क्षमता हो, उच्च सृजनात्मकता हो, उच्च स्मरण शक्ति हो। अध्यापक प्रतिभाशाली किसको मानता है? जिसमें उच्च क्षमता हो, जिस बालक में उच्च सृजनात्मकता हो, उच्च स्मरण शक्ति हो। क्रिएटिविटी क्या होती है? क्रिएट करना,
जो उपलब्ध साधन है उनमें से नई नई वस्तुओं को बनाना, उनमें से नई वस्तुओं को जन्म देना। जो व्यक्ति अपने विचारों से दूसरे विचारों में परिवर्तन कर देता है, उसमें क्रिएटिविटी पाई जाती है। जो बालक वर्तमान से हटकर आगे की सोचता है, उसमें क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता पाई जाती है। उसके बाद प्रतिभाशाली बालक यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है, यदि कक्षा की जो एक्टिविटी है अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं है, तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है और वो कक्षा से मन चुराने लगता है। तो ये भी हमें ध्यान देना चाहिए। बच्चों में प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, उसका कारण क्या है? आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया के कारण हो सकते हैं। आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया के कारण जो ही बच्चा है प्रतिभाशाली होता है, क्योंकि जो वंशानुक्रम है उससे तो क्षमताएं मिलती हैं हमें, और विकसित वो क्षमताएं किसके द्वारा होती हैं? वातावरण के द्वारा होती हैं। अगर इन दोनों के बीच में एक अंतःक्रिया हो जा तो बालक क्या हो जाएगा? प्रतिभाशाली हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं आकलन की। देखो आकलन क्या होता है? आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अंतर्निहित प्रक्रिया है। जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है उसी के में अंतर्निहित प्रक्रिया होती है, जिसमें बालक अपने अंदर की कमियों को जान सके। बालक जो होता है अपने अंदर की कमियों को जान सके तथा उसे दूर कर सके। आकलन प्रतिपुष्टि का कार्य करे, आकलन फीडबैक का कार्य करे। आकलन में जो बालक होता है वो क्या करता है? अपनी कमियों को जान लेता है, ठीक है, और उन्हें दूर करता है। आकलन एक ऐसा प्रक्रियात्मक गुण है जिसके द्वारा शिक्षक अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ाता है। आकलन के द्वारा ही शिक्षक अपने छात्रों में कंपटीशन को बढ़ा सकता है, कंपटीशन की फीलिंग को, कंपटीशन की भावना को बढ़ा सकता है, ठीक है ना। उसके बाद में सीखने के लिए आकलन, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सीखने के लिए आकलन। बावर्ची जो खाना बना रहा है वो क्या है? अरे बावर्ची बहुत सारा खाना बनाता है, देखा होगा आपने, तो वो क्या करता है? खाने को चखता है। तो ये क्या है? सीखने के लिए आकलन है। समझ गए ना। और मैं आपसे एक बात बताऊं, यदि हम बच्चे को प्रकृति में घुमा के लेके आए, वनों में घुमाना है, वास्तविक चीजों को दिखा के लाए, वास्तविक चीजों में जंगल में घुमा के लाए, और उसके बाद में क्या होता है? वो क्या होगा? वो सीखने का आकलन होगा, वो सीखने का आकलन होगा। बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है, सीखने के लिए आकलन होता है। वो किसके लिए? सीखने के लिए। और एक बच्चा प्रकृति की गोद में घूम के आ रहा है, भ्रमण पे गया है, उसको क्या कहेंगे? वो सीखने का आकलन है। और खाना बनाते समय बावर्ची खाना चख रहा है, सीखने के लिए आकलन है। देखो दोस्तों, आप इन बातों को समझिए। मैंने आपसे पॉजिटिव नेगेटिव की पीछे चर्चा की, और मैं अब आपसे उन चीजों की बातें कर रहा हूं जो हमेशा परीक्षा में आपको कहीं ना कहीं इनसे आपको सहयोग मिलेगा, और आपको बल मिलेगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपको काउंसलिंग मिलेगी, और आप 30 में से 30 ही लेके आओगे। आप देख लेना, एक बार बस वीडियो को ढंग से देखिए, बातों को समझिए, रटने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो आगे अगला पॉइंट देखिए दोस्तों,